कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी संवेदनशील रचनाकार मौजूद हैं जिन्होंने जीवन की साधारण भूमिकाओं को अपनी असाधारण ताकत बनाया है। एक बेटी, एक पत्नी, एक मां और एक गृहिणी, इन्हीं अनुभवों की मिट्टी से जन्मी एक सशक्त कवित्री और लेखिका अनिता विजयवर्गीय जी। इनकी लेखनी में रिश्तों की गर्माहट है, प्रेम की अनुभूतियां हैं और जीवन के अनगिनत रंग हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए समय निकालकर इन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कविताएं संकलनों, शब्द शब्द कस्तूरी, नारी आदि में प्रकाशित हो चुकी हैं। महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह, प्रहरी मंच और परसाई मंच जैसे साहित्यिक मंचों से जुड़कर इन्होंने मुंबई की साहित्यिक दुनिया में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इनकी आगामी पुस्तक करची से कलम तक केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि एक स्त्री की खूबसूरत रचनात्मक यात्रा की कहानी है। कविता के साथ साथ कथक और मधुबनी कला में भी इनकी गहरी रुचि है। तो आइए आज मिलते हैं उस संवेदनशील कलम से जो जीवन के हर भाव को शब्दों में पिरोना जानती है। हम स्वागत करते हैं कवित्री और लेखिका अनिता विजयवर्गीय जी का। अनिता जी का आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अभिभूत हूँ आज रेडियो पर आकर, लगता है बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अनिता जी, आपने हमारे दिल की बात कह दी। बिल्कुल मजा आने वाला है। आपकी आवाज सुन के ही हमको बहुत अच्छा लग गया है। तो चलिए शुरुआत से करते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से ही कर लेते हैं। तो बताइए अनिता जी, कैसा आपका बचपन, पारिवारिक परिवेश कैसा था? कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में श्रोताओं को बताइए। कहाँ पली बड़ी हैं आप? जी जी, बचपन का नाम आते ही ये दो पंक्तियां मेरे दिल में आती हैं कि निर्भय निश्चल बेफिक्रा, प्यारा सा भोला बचपन, खो जाता यादों में इसकी मेरा बावरा सा ये मन। तो बचपन तो किसी का भी हो, आपका, मेरा, हम सबका, हम बचपन की गलियों में ऐसे खो से जाते हैं। तो बचपन की जो आपने बात कही है, तो बचपन मेरा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बीता, और बहुत ही कभी बड़ा शहर था, कभी हम छोटे शहर में गए, गांव में गए, तो कभी हमने खेत खलिहान देखे, तो कभी हमने शहर देखे। तो इस तरह से हमारा बचपन बीता। तो अनिता जी, अब ये बताइए कि आपने बचपन के बारे में बताया, आपकी जगह जगह शिक्षा हुई, तो क्या बचपन से ही साहित्य, कविता या कला या लिटरेचर की ओर आपका झुकाव था, या रुचि ये बाद में विकसित हुई? कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे है आपका शुरुआत? जी, बचपन में तो साहित्य की तरफ इतना रुझान नहीं था, और मतलब घर में भी कोई ऐसा विशेष साहित्यिक माहौल नहीं था। हाँ, मेरा नृत्य और पेंटिंग इस तरफ, काफी कला की तरफ इस तरह की काफी झुकाव रहा, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि बाद में विकसित हुई। जी। तो अब ये बताइए, आप कई तरह के रोल निभा रही है अब
एक बेटी भी थी शुरू में, पत्नी, माँ, गृहिणी के रूप में। तो ये कैसे आपको अनुभव रहे इस सारे दौर में, और इसके साथ में आपकी साहित्यिक यात्रा भी शुरू होती रही, और फिर जी जी। आपने बंबई की यात्रा आपकी कैसे शुरू, इसके बारे में बताइए तो थोड़ा सा हम आगे चलें। तो मैं ये कहूँगी कि स्त्री का ये नैसर्गिक स्वभाव ही है कि वो अलग-अलग रूपों में ढल जाती है। कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी गृहिणी, हर रूप में ढल जाना उसकी प्रकृति होती है। और उसके हृदय की मरुधरा पे हर नया रिश्ता अंकुरित होता है, जिसको वो अपने प्रेम से सींचती रहती है जीवन भर। लेकिन ये जो उसका जीवन पूरा इसी तरह से व्यतीत होता है, जब जीवन के उत्तरोत्तर समय में जब वो एक ठहर पे आती है 40+ 50 पर मिडिल एज में, तब जाके वो मुड़ के देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने किन-किन रूपों को इस तरह से जिया है, और वो ये सारे एहसास उसको बाद में होते हैं। पहले तो वो सब रोल निभाती रहती है, उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या निभा रही है, लेकिन उसके उत्तरोत्तर जीवन में जब देखती है तब उसे समझ आता है। तो मैंने जो ये मिडिल एज्ड वुमेन होती हैं, उन्हीं को मैंने सांझ सी औरतें नाम दिया है। वो जीवन के सांझ की तरह होती हैं। तो सांझ सी औरतें, तो उन्हीं के ऊपर आपका जो प्रश्न है ना, उसका जवाब इस कविता में आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। अक्सर चलते चलते यूं रुक सी जाती हैं, मुड़कर ठहरना नहीं जानती। ये सांझ सी औरतें ढलना नहीं जानती। एक ही जीवन में कई जन्मों के रंग समेटे बिखरना नहीं जानती। ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर जन्म लेती हैं और संवर जाती हैं हर जन्म के साथ। उम्र के उत्कर्ष में हर पड़ाव पर लेती हैं नया जन्म। बार बार हर बार निसार होना जानती हैं। ये सांझ सी औरतें बीमार होना नहीं जानती। पहला जन्म हुआ जब माँ ने छुआ, और दूसरा जब स्वयं माँ बनी। न जाने इस दौरान वह खुद कितनी बार जन्मी। बाबुल के आंगन से पिया की दहलीज तक न जाने कितने किस्सों की साक्षी बनी, और हर बार निखर आई नए रंगों में। ससुराल में धीरे धीरे सबके मन को छुआ, अनगिनत रिवाजों में, दबी छुपी आवाजों में, हजार बार गिरी और संभली। हर तजुर्बे का रंग अपने चेहरे पर ओढ़े दरिया की धार सी औरतें अधिकार नहीं जानती। हर ऊंच नीच से वाकिफ, दर्द को अपने आंचल में समेटे इनकार नहीं जानती। ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। जी भाई मजा आ गया। आपने तो एक तरह का पूरा शब्द चित्र खींच दिया हमारे सामने भारतीय महिलाओं का, और जिस तरह की ये सांझ का से जो आपने इसको कम किया है और बताया है, बहुत बहुत सुंदर। और मैं तो कहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाओं का जीवन है किस तरह से, और जो ये नैसर्गिक शब्द आपने यूज किया है ना, कि उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, एक नैसर्गिक एबिलिटी होती है कि अपने इन सारे रोल्स में वो इतना स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं एक रोल से दूसरी ओर की तरफ। तो ये बात सुन के और इस कविता में जिस तरह से आपने इसको पिरोया है, बहुत मजा आ गया। बस तो मैं आपसे एक गाने के लिए एक हम रुकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, मुझे ये बता दीजिए आप कि बम्बई आप कैसे पहुंच गई राजस्थान से? ये तो मुंबई तक तो या तो लोग हीरो हीरोइन बनने पहुंचते हैं और मैं तो इसलिए पहुंची। आप भी ऐसे ही पहुंची थी क्या? आपका क्या प्लान था वहां जाके? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं ना कि बस जहाँ पिया का घर होता है वही अपना घर होता है। तो मेरे पति यहाँ पर काम कर रहे थे, तो शादी के बाद मैं मुंबई आ गई। जी चलिए तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो आपने पिया के घर की बात करती है, मेरे ख्याल में तो ये जया भादुड़ी की कोई पिक्चर थी, तो क्यों नहीं आज उसी का गाना सुन लेते हैं, आपका पिया का घर का गाना सुन लेते हैं ना। तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे का सवाल में लेके आते हैं।
पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, वो कई बातें होंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। नैनों से तो नैन मिले हैं, वैसे हम दिन रैन मिले हैं। नैनों से तो नैन मिले हैं, वैसे हम दिन रैन मिले हैं। मिले सदा मिले में, मिले ना अकेले में, मिलन वो आधा था, पूरा मिलन आज है। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। कैसी रुत है ये मतवाली, सारा घर है खाली खाली। कैसी रुत है ये मतवाली, सारा घर है खाली खाली। कोई नहीं रोके जो, रोके हमें टोके जो, यहाँ से वहाँ तक मेरा ही तो राज है। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मैं तो चुनरी ओढ़ लूंगी, आए वो तो मुँह मोड़ लूंगी। मैं तो चुनरी ओढ़ लूंगी, आए वो तो मुँह मोड़ लूंगी। घूंघटा ना खोलूंगी, सयाजी से बोलूंगी, छोड़ो ना छेड़ो ना, आती मोहे लाज है। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, हो गई बातें होंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की, रानी हूँ घर की। हाँ, वेलकम बैक अनीता जी। अब जी। शुरुआत करते हैं, थोड़ी आपकी कविता और लेखन की बातचीतें करते हैं। तो अब ये बताइए अनीता जी कि कविता से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ, और ये वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको कलम उठाने के लिए प्रेरित किया? मतलब कभी कभी ट्रिगर होता है लाइफ में कि भाई इसकी जी, वजह जी। से मैं लेखन में मेरा जुड़ाव हुआ। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो जी। सकती है, कोई जी। अपना भी हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
जी, हाँ, ये ना आलोक जी, ये बहुत ही रोचक एक संस्मरण है, जी। एक घटना है जो कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी। तो हुआ यूँ कि मेरी जो बेटी है, उसके स्कूल में हिंदी विषय का एक प्रोजेक्ट दिया गया बच्चों को। ओके। और उसमें उनको डाकिया पर सब कुछ करना था। उन्हें डाक टिकट चिपकानी थी, उन्हें डाकिये की फ़ोटो मतलब लगानी थी और एक कविता उन्हें हिंदी में डाकिये पे लिखनी थी। तो ओके। और अच्छा। चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं और मुंबई में हिंदी जो है, आप जानते हैं मुंबई में बच्चों को मैं बिल्कुल, कितनी वहाँ हिंदी पढ़ाई हिंदी में जाती हाथ है। तंग है थोड़ा, बिल्कुल सही हाँ, बात। तो वो लाज़मी था कि मैं उसकी थोड़ी-सी हेल्प करती। हाँ। तो उस वजह से वो जो कविता लिखनी थी, तब मैंने कलम उठाई और मैंने वो कविता लिखी और उस कविता की 4 पंक्तियाँ मुझे आज भी याद हैं। हाँ, सुनाइए। हाँ, बिल्कुल, तो ये कविता थी डाकिये को समर्पित। सूनी पगडंडी पर थी उनकी नज़र, सूनी पगडंडी पर थी उनकी नज़र, शायद कोई आए इस डगर। तभी साइकिल की घंटी बजाता डाकिया आया। लगता है आज सरहद पार से फौजी ने संदेशा भिजवाया। फौजियों अच्छा। के साथ-साथ डाकिये को भी सलाम, जो करते हैं दिलों को जोड़ने का काम। तो ये छोटी-सी कविता मैंने उनके लिए, पोस्टमैन के लिए लिखी थी और मतलब लिखनी पड़ी थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट में देनी थी, तो इस तरह से कलम हाथ में आई और जब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप लिख सकती हो, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप और अच्छा लिख सकते हो, तो आप लिखा करो। तो वो भी यात्रा वहाँ शुरू नहीं हुई क्योंकि तब बच्चे छोटे थे और बड़े भी परिवार में थे, तो उनकी ज़िम्मेदारियों के बीच में वो लेखन को कहीं पंख मिले नहीं। फिर बाद में जब थोड़े बच्चे बड़े हुए, उसके बाद मैंने लिखना वापस से शुरू किया। वाह! बहुत सुंदर। ये बात तो बहुत सही है, लेकिन आपने जो कैरेक्टर पहला लिया था डाकिया, अब तो वो बिल्कुल विलुप्त प्राय सा ही हो गया है। जी, ना जी, डाकिया जी। रह गया है, ना लेटर बॉक्स रह गए। लेटर बॉक्स भी नहीं दिखते अब तो कहीं भी। हाँ, अब जबकि तो वो किसी हाँ, ज़माने में तो डाकिया आया करता था। अब जब से कोरियर आने शुरू हो गए, तब तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, तो वो जो कहते हैं ना खतों की महक एक अलग ही हुआ करती थी उस ज़माने में। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बताइए कि जब आपने कविताएँ लिखना शुरू की, तो आपने जब अपनी पहली रचना कभी किसी को सुनाई होगी, तब कैसे प्रतिक्रिया मिली? मतलब जब आपने और लिख, जी, ये जी। मान लीजिए पहली कविता तो ये डाकिये पे हो गई, इसके हाँ, अलावा हाँ। जब आपने और, तो आपने विषय का चुनाव कैसे किया कि भई मैं ये विषय लूँगी, ये लूँगी? कुछ बताइए तो इसके बारे में। नहीं, ये तो मतलब ऐसे होता है ना कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, जी। तो हमें याद भी नहीं होता कि उसने कब चलना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये जो है कविताओं की यात्रा है कि हम मतलब प्लान नहीं किया होता है कि हम पहली कविता का क्या विषय लेंगे या ये सब स्वतः ही होता चला गया। तो ये जो सबसे पहली बार हुआ वो क्योंकि मुझे करना पड़ा इसलिए मुझे याद था। उसके बाद जो आगे क्या विषय होगा, कैसे होगा, वो अपने आप ही होता चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके इस डाकिये पे रुक के हम एक अच्छा-सा डाकिये वाला गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी जी, करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया।
के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। क्या बाबू क्या री 6 महीना हो गया, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। हाँ, वेलकम बैक अनीता जी। अब ये थोड़ा आते हैं आपके मुंबई के साहित्यिक जगत के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, कोई छोटा शहर होता है, वहां अपनी पहचान बनाना फिर भी रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन मुंबई जैसे साहित्यिक जगत में आपने इतने मंचों पर काव्य पाठ भी किया है, इतनी संकलन में आपका प्रकाशन भी हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें कि वहां किस तरह से आपने अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से पहली बार वहां गई, आपको कौन लेके गया, कुछ ऐसी बातें बताइए। जी जी। तो जैसे जब भी आप किसी चीज से जुड़ते हैं ना, तो रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। जी। तो वही यहाँ मुंबई में भी वैसा ही हुआ। और मुंबई में भी जब तक मैं साहित्य से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना सब कुछ मतलब हिंदी साहित्य भी इतना समृद्ध है। तो हाँ, तो धीरे धीरे मतलब जैसे ओपन माइक्स में आप परफॉर्म करते हो, वहां पर आप जाते हो, वहां पर आपसे लोग जुड़ते हैं, फिर वो किसी और जगह पर आपको बुलाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक चेन बन जाती है और आप नए लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो महिला काव्य मंच के अध्यक्ष हैं अलका अग्रवाल जी सिकदिया, वो व्यंगकार हैं काफी नामी, तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और उसके बाद काफी चीजों से हम जुड़ते चले गए। तो इस महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह जैसे मंचों से आप जुड़ी, तो यहाँ क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है? जैसे आप सब लोग अपनी अपनी कविताएं पढ़ते हैं या क्या, किस तरह से सब लोग, क्या सिस्टम होता है? जी, जैसे महिला काव्य मंच और ये जितने भी मंच हैं वो एक्चुअली कोविड के बाद में काफी सक्रिय हो गए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को लगा कि हमें अपने फुर्सत के क्षणों में किस तरह से मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन ही गोष्ठियां होने लगी और ऑनलाइन ही काफी कुछ एक्टिविटीज होने लगी। तो ये जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं वो काफी एक्टिव हो गए। तो उनका फॉर्मेट यही होता है कि महिला काव्य मंच में तो महिलाएं हैं, चाहे वो 4 साल की हो चाहे वो 80 साल की हो, उन्हें महत्व दिया जाता है और वो अपनी भावनाएं किसी भी रूप में वहां आके कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। और फिर हमारे एनुअल डेज भी होते हैं और
जब पॉसिबल होता है तो फिजिकल मीटिंग भी होती है, और इस तरह से अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो वहां इस मंचों पर आपने आपकी कौन सी प्रस्तुति या काव्य पाठ ऐसा आपने किया जो आपके बहुत करीब है, और हमें सुना सके तो एक कविता भी सुना दीजिए उसी अच्छा। एक्चुअली काफी सारी कविताएं हैं जो हम पढ़ते रहते हैं और जो कहते हैं दिल के करीब है। तो उस जैसे एक कविता खत नुमा कविता एक मैंने लिखी थी, मेरे बेटे के लिए लिखी थी जब वो मिलिट्री में जा रहा था। अरे वाह, अच्छा। हाँ। आपका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में? ओके, जी। तो देखिए ये जो जीवन की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो ये थी कि सरहद पे फौजी और पोस्टमैन, उसका रिलेशन, और वो जो माँ बाप हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो बाद में जाके मेरे जीवन की कहानी बन गई, क्योंकि बेटा वहां पर सरहद है और हम यहाँ पर हैं। तो ये सारी, तो मैंने जिस समय वो तैयारी कर रहा था, वो जैसे कहते हैं ना, वो मेरे जो दिल के उद्गार थे, वो कविता मुझे बहुत प्यारी, वो काफी लंबी है, तो मैं सोचती हूँ कि हम कभी उसको और सुनाएंगे। और बाकी वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है जी। ओके, नहीं उसमें से अगर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, या कोई और अन्य सुना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जी। काश तुम समझ पाते, काश तुम समझ पाते, महक जाता है मन मोगरे के गजरों से, हीरों के हार किंचित चुभते हैं शूल की तरह। काश तुम समझ पाते, चांद तारे नहीं, ख्वाबों की जमी और तेरी बाहों का बिछौना, बस यही तो सामा है मेरी चाहत का। काश तुम समझ पाते, बुलंदियों के उरूस पर जो हासिल हुआ वो वक्त हमारा नहीं, जो तुम चुरा लाते चंद लम्हे प्रेम के वक्त से छीन कर, बस उन्हीं लम्हों को बांध कर रख लेती मैं प्रेम के आंचल की कोर में छुट्टे सिक्कों की तरह, और जीवन की थाप पर हर बार वो खनक सुन पाते, तुम भी मैं भी, काश तुम समझ पाते। अरे वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, और शब्दों का चयन और बहुत अच्छा, और आपने एक इसमें शब्द यूज किया उरूज, जी। जो उर्दू का शब्द है, और जी। हिंदी वाले बहुत कम उस शब्द को यूज करते हैं। मेरा थोड़ा सा उर्दू से लगाव है और मैं बोलता भी हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने एक हिंदी की कवित्री ने इतना अच्छा और उसका बड़ा अच्छा यूज किया आपने, और आपकी ये जो भावनाएं ये तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहेंगे। तो अच्छा ये बता दीजिए आप शॉर्ट में कि कोई प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार या सेलिब्रिटी ने भी आपका काम को अप्रिशिएट किया है? कुछ उनके बारे में बताइए, अनुभव है इसके साथ? देखिए सेलिब्रिटीज का जहां तक सवाल है, मुंबई में आप जानते हैं कि काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग काफी लोगों को देखते भी हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं, अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कविता पाठ के समय वो है या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। खैर, लेकिन हाँ, इच्छा है कि किन्हीं सेलिब्रिटी तक हमारी बात पहुंचे और वो उसको सराहे, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पर मुझे मेरी एक कविता है, उसके जो उन्होंने एक पत्रिका आती है उसमें उन्होंने उसकी काफी अच्छी समीक्षा की, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जी, और उसका मतलब मुझे हमेशा दिल दिमाग में उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी वो छपी हुई रहती है कि अगर प्रतिक्रिया अगर कोई दे तो ऐसी दे। जी नहीं तो नाम तो बताइए उनका, जिनने आपकी समीक्षा। उनका नाम मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से, हाँ सर, उनका नाम है जितेंद्र जी, जितांशु। हाँ जी, वो सदीनामा पत्रिका चलाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से जी।
चलिए, तो जितेंद्र जी के नाम से और उनकी साहित्यिक यात्रा के नाम पे रुककर हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं। जी। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हाँ अनिता जी, तो वेलकम बैक। अब ये आपने जो अभी ये काश तुम समझ पाते, ये जो कविता आपने सुनाई, इसी को सुन के मेरे दिमाग में, जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी कविताओं में स्त्री, प्रेम और जीवन के भाव बहुत गहराई से दिखाई देते हैं। तो इन विषयों से आपका ऐसा इमोशनल कनेक्ट कैसे बन गया, भावनात्मक जुड़ाव कैसे बना, इसके बारे में बताइए। जी जी, तो इसके बारे में तो आलोक जी ये कहना चाहूंगी कि एक नारी के रूप में जन्म लिया है तो उसके भाव होना तो स्वाभाविक है, और प्रेम तो ऐसा है कि अगर प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, तो ये एक ऐसा त्रिकोण बन जाता है जो किसी भी नारी या पुरुष भी उनके जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। तो
इसीलिए ये भावनात्मक जुड़ाव जो है, मैं इन सभी विषयों से महसूस करती हूँ, क्योंकि जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और प्रेम के बारे में भी हम, मतलब प्रेम करते-करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ पाते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पर ये कमी रह गई, तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये इस तरह से एक बहुत ही स्वाभाविक सा जो एक त्रिकोण है, वो हमारे जीवन में बन जाता है। चलिए, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। अब मैं थोड़ा और आपके साथ ये जो प्रश्नों की हमारी भूमि है, इस पे आगे चलना चाहता हूँ। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको कभी भीतर तक छू गई हो और आपकी कलम चल पड़ी हो, या आपको अभी तक याद रहती है? भले ही आपने उसको शब्दों में नहीं उतारा हो, लेकिन जी, आपको जी। हमेशा याद रहती है। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई जी, है जी। बात? तो क्योंकि ये हमारे रेडियो स्टेशन पे सब बहुत ही इस पर बातें करते हैं, बहुत सहज भाव से। आप बताइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा लोगों हाँ, को हाँ। सुनकर। नहीं, फीलिंग्स तो देखिए, जब हम संवेदना के स्तर पर अगर कोई चीज को महसूस करते हैं, तब वो जो भाव होते हैं ना, वो मुझे लगता है हमेशा हमें याद रह जाते हैं, और हम उनको लिखना चाहते हैं या ना भी लिखें, तो वो हमारी स्मृतियों में कहीं बने रहते हैं। जी, तो ऐसी, मतलब आज वो कविता अभी मेरे सामने नहीं है, बट ऐसे ही कोविड टाइम्स में जब हुआ था कि सब तरफ, आपको पता ही है किस तरह से समय एकदम बदल गया था, लोगों को बिल्कुल सही बात। पैसा हाथ में ही नहीं था। तो जो हमारे घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही एकदम संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि वो काम पे भी नहीं आ सकती, पैसा भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तब सही फिर उनको ज़हन में रख के फिर मुझे एक कविता ऐसे उपजी थी, तो वो मैंने लिखी थी। बात। तो अच्छा, वो मेरे को अभी भी याद आती है कई बार। सही। जी, जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग विचार होते हैं। आपके जी। लिए क्या है? ये आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मकथा है, या समाज से संवाद कायम करने का कोई माध्यम है? क्या इसको क्या विचार सोचती हैं आप? जी, लेखन आत्म अभिव्यक्ति तो ऑब्वियसली होता ही है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको हम लिख देते हैं, और आत्म विकास भी होता है इससे, क्योंकि जैसे-जैसे हम लिखते हैं, तो जीवन के रहस्यों की कई परतें होती हैं। मतलब आपकी कलम चलती है, तो आप जीवन को और गहराई से जान पाते हैं। तो ये भी होता है उसमें, और संवाद का भी माध्यम है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, तो संवाद के तौर पे तो वो ज़रूर लोगों तक पहुँचता है, और आप अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों ही चीज़ें साथ में चलती। बिल्कुल सही बात। तो चलिए, इसी बात पे रुक के हम, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि, और आत्म चिकित्सा भी है, एक तरह से सेल्फ हीलिंग भी है। जब यस, आप यस। लिखते हैं तो आपको बिल्कुल अपने आप एक तरह का सेल्फ हीलिंग भी है। जब आप लेखन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो अपने आप जो हाँ। अंदर टूट-फूट होती है वो भी ठीक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सेल्फ हीलिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो हीलिंग मेथड्स में आपको यही कहा जाता है कि आपके जो भी दिल में है वो पन्ने पे उतार दीजिए, एटलीस्ट आप हल्के हो जाएंगे। तो लेखन आत्म चिकित्सा भी करता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो चलिए, इसी बात पे रुक के हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं। जी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए
के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर, जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे दामन के साए को, आंखों पे खींच कर तेरे दामन के साए को, आंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है। ओ दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए, दिल ढूंढता है। ओ दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही।
रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। हाँ, तो वेलकम बैक अनिता जी। अब जी। आप रह रही हैं मुंबई जैसे बड़े मेट्रो के अंदर, तो ये जो महानगर का जीवन आप इतने वर्षों से गुजार रही हैं, इसको आप किस नजर से देखती हैं? और क्या आपको यहाँ के रिश्तों में, यहाँ के वातावरण में और यहाँ के जीवन में कुछ अलग दिखाई देता है बाकी जो आम शहर है उनसे? क्या क्या विचार है इतने साल रहने के बाद आप जी कैसे देखती जी बाकी महानगरों में तो मैं रही नहीं, मुंबई के अलावा, तो मैं मुंबई की ही बात करूंगी। जी। तो मुंबई महानगर, एक्चुअली मुंबई स्वयं में एक व्यक्तित्व है। मुंबई जो महानगर है वो बहुत, मतलब यहाँ के लोग बहुत जाबाज है। अगर डे टू डे लाइफ में हम लोगों बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है सब एक दूसरे के काम आते हैं। और वो 26 जुलाई का जो फ्लड हुआ था उसमें मुंबई की जो दिलेरी की कहानियां, तो वो तो आप सभी को मालूम है किस तरह से मुंबई, इसके अलावा जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सीरीज वाले ट्रेन में, तब भी उसके अगले दिन भी सुबह मुंबई आपकी जो ये जो स्पिरिट है उसके अगले दिन भी चल रहने की, मुंबई खुला था, पूरे स्कूलें खुली थी, सब कुछ खुला था, कुछ बंद नहीं हुआ था। तो ये मुंबई की जो स्पिरिट है वो अपने आप में बहुत, मतलब आपको प्रेरणा देती है। ये बहुत सही बात कह रही है। मुझे याद है कि वो फ्लड की जो बात मुझे भी याद आ गई। 2005 में एक फ्लड आया था, मुझे याद है, बहुत 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 बड़ा फ्लड था। तब भी लोग एकदम दूसरे दिन तैयार हो गए थे, काम पे आने लग गए थे, बहुत बड़ी बात। तो अब ये बताइए, जैसे आजकल के रिश्तों के अंदर जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं, टूटते विवाह भी हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये मजबूरी है या भावनाओं की कमी है? इस विषय में आपका लेखक मन क्या सोचता है? किस तरह देखती हैं आप इस सब? ये आजकल के रिश्तों में जो बिखराव है उसका मेन जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है। लोग बाग एक दूसरे के लिए, जो कहते हैं ना, पहले हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करते थे, एडजस्ट भी करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी होती थी। अभी क्योंकि अभी दोनों वर्किंग हैं, मेल फीमेल, और दोनों की वर्कलोड भी है, तो एक वो होता है कि महानगरीय जीवन है, आपको दोनों को काम करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रेशर रहता है। उसमें फिर वो प्रेशर आपके घर तक पहुंचता है, वर्कलोड इतना होता है कि वो बहुत सारी चीजें अब सामान्य होने लगी है, वो भी है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को मिलजुल के ही गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, बाहर भी संभालना पड़ेगा, तभी रिश्ते जो हैं वो सुधरे हुए रहेंगे। इस तरह से मैं तो जैसे नहीं, सही बात है, सही बात है। लेखक जी। तो अब जैसे महिलाओं का जो रोल है वो भी बहुत बदल गया है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, फाइनेंशियल लर्निंग भी करने लग गई है, और ये जो लिबर्टी, महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिल रही है, इसको आप कैसे सोचती हैं? क्या ये एक परिवार के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या विचार है आपके? तो एक्चुअली आलोक जी, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही, मतलब इस तरह का टॉपिक है, विषय है। हाँ। और देखिए, जिसको हम स्त्री की स्वतंत्रता कहते हैं, मैं एक्चुअली
उसको स्वतंत्रता नहीं मानती हूँ। मैं स्त्री की मौलिकता की पक्षधर हूँ कि स्त्री अपने मौलिक स्वभाव में रह के कुछ कर रही है ना, वो उसकी स्वतंत्रता है, ना कि वो पुरुषों की तरह जो कर रही है वो उसकी स्वतंत्रता है। तो बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये चीज इसलिए मुझे जब हम कहते हैं कि हमने स्त्री को स्वतंत्र बना दिया, तो मुझे लगता है नहीं, हमने उसे स्वतंत्र नहीं बना दिया, हमने उसको एक और ढांचे में उसको फिट कर दिया। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में ये मजबूरी है कि आपको दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो करियर के पीछे परिवार छोड़ देना, ये और बहुत सारी चीजें हैं वो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी। और दूसरा, मेरी जैसी महिलाएं जो कि अभी तक परिवार को देख रही थी, अब जो समय मिला है तो उनको मैं एक ऐसी टर्म के नाम से संबोधित करती हूँ, एंडेंजर्ड वुमेन, जो कि विलुप्त हो रही है। अब क्योंकि गृहिणी नाम जो है विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई गृहिणी रही नहीं है, धीरे धीरे सब वर्किंग होते जा रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं। सही बात है, सही बात है जी। तो चलिए, ये जो महिलाओं का बदलता रूप है, इस पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इसके बारे में, तो फिर आगे बातचीत को अब अपनी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। बस एक दो सवाल और फिर हमें बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करते में। तो श्रोताओं, देखिए कितनी अच्छी बातें बता रही हैं। एक गृहिणी के एंगल से अनिता जी एक स्त्री के रोल को कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर रही है। तो आप ये बताइए, कथक और मधुबनी कला जैसी रुचियां आपकी कविताओं को किस प्रकार एनरिच करती हैं या समृद्ध करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, तो आलोक जी, मैं मतलब ये मानती हूँ कि कोई भी कला हो वो आपको समृद्ध करती है। अगर आप एक कलाकार हैं तो आप सृजन करेंगे, आप अगर लेखक हैं तो नई कविताओं को सृजन करेंगे तो वो आपको समृद्ध करेगा। अगर आप एक डांसर हैं तो आप कुछ नया उसमें मतलब नए क्रिएशन करेंगे, या आप एक पेंटर हैं तो ये जितनी भी कलाएं हैं जीवन में वो आपको समृद्ध बनाती हैं। और कविताओं को समृद्ध करने से मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि जैसे कथक है या लेखन है या पेंटिंग है, ये सब आप एक तरह मेडिटेशन है। अगर आपका ध्यान बटेगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एक माहौल चाहिए अच्छे से लिखने के लिए। अगर आप कथक करें, एक भी स्टेप आपने गलत किया तो आपका पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये आपके कंसंट्रेशन को, आपके मेडिटेशन को, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए मैं इन सबको आपस में इस तरह से मैं जोड़ लेती हूँ ताकि वो मेरे पर्सनल उसमें विकास में भागीदारी दें। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। म्यूजिक है या डांस है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग भी अगर आप करते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस पर। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही अनिता जी आपने कि कोई भी आर्ट फॉर्म है उसमें आप जब तक बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तब तक वो आपकी वो कृति अच्छी बनेगी नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आप। और तो इसलिए भी सॉरी, मैं आपको बताइए, मतलब कलाकार में एक जो है ना, एक प्यास होती है और वो हर बार नया कुछ करना चाहता है, और ये प्यास ही जो है वो उसका जीवन आगे चलाती है। तो मतलब हम आध्यात्म से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कला को, क्योंकि ईश्वर स्वयं कलाकार हैं, वो खुद दुनिया का सृजन करते हैं। तो हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन तक हम उनके और नजदीक जा पा रहे हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल। तो अब बताइए, जीवन के इस फेज में, इस पड़ाव पे कोई अधूरा सपना, कोई आगे आने वाले सपने, क्या सोचती है, क्या करना अभी जीवन में बाकी है? क्या सोच रही हैं आप?
तो अधूरे सपने तो नहीं कहूंगी मैं, मेरे पास एक बकेट है, एक लिस्ट है, तो उसमें कुछ कुछ मैं इजाफा करती रहती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं सीखती रहती हूँ और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं 4 लाइन्स आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ, सुनाइए सुनाइए प्लीज। उम्र दराज हो चली है हसरतें, उम्र दराज हो चली हैं हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, कभी रचती हूँ कभी संवरती हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। उम्र दराज हो चुकी है हसरतें, क्या आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो अंत में उन महिलाओं के लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपने तो अपनी राह तलाश ली, जो अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को कहीं दबा देते हैं, कुछ इनके जी लिए जी कुछ कहना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बहुत सारी, मेरे जो घर में आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें भी ये करना है, हमें ये पसंद है, ये करना है, पर क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो मतलब घर में ये वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती ही है। तो ये मदन मोहन दानिश साहब की ये 2 पंक्तियां हैं, वो मुझे याद आ रही है कि दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो, जुगनुओं को समेट लो मुट्ठियों में और रात आए तो आफताब करो। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, तो रात को मतलब जगमगा दो सूरज, बहुत सुंदर। जी जी, तो इस तरह से मतलब आपको उन्हीं में से कुछ करके निकलना पड़ेगा, तभी आप अपना कुछ अपने लिए वक्त निकाल पाएंगी और अपना ध्यान रख पाएंगी। और ये वक्त की मांग भी है, क्योंकि अभी सब परिवार आप देख रहे हैं कि बच्चे दूसरे शहरों में हैं, महिलाएं अकेली घर में रह गई हैं, और अब इतना शारीरिक श्रम नहीं उन्हें करना पड़ता कि वो पूरे दिन गृहस्थी में लगी रहें, तो वो बचे हुए समय का क्या करेंगी, अच्छे किसी चीज से जुड़ी रहें तो उन्हीं के लिए बेहतर है। तो श्रोताओं, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि किस तरह जीवन की जिम्मेदारियों के बीच में भी सपनों को जिया जा सकता है, और कैसे संवेदनाएं जब शब्दों का रूप लेती हैं तो कविता बन जाती है। अनिता विजयवर्गीय जी ने यह साबित किया कि पहचान केवल मंचों और पुरस्कारों से नहीं बनती, बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और सच्चे भावों से बनती है। उनकी यात्रा हर उस स्त्री को प्रेरणा देती है जो अपने भीतर किसी अधूरे सपने को अब भी संजोए बैठी है। अनिता जी, हमारे साथ अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, उनके लिए भी हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपकी कलम यूं ही जीवन के रंगों को शब्द देती रहे और आपकी आगामी पुस्तक करछी से कलम तक पाठकों के दिल तक पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक ये ख्वाब रखा था कि मुझे रेडियो पर अपनी आवाज सुननी है, और आज आपने उस ख्वाब को पूरा कर दिया। तो मैं आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत मेरा हार्दिक नमस्कार और प्रेम पहुंचे। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।